हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ में हमारा थर्ड पार्ट आ गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो रेस्पिरेशन एक ज़रूरी प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरली ग्लूकोज दैट सपोर्ट ऑल सेलुलर एंड बॉडीली फंक्शंस। तो ये जो एनर्जी है ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज़ होती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर के जो सेलुलर प्रोसेस हैं, फंक्शंस जो हैं और जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं, तो जो उनको जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, रिलीज़ जो होती है एनर्जी, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही होती है। The respiratory system plays a crucial role by facilitating the intake of oxygen that cells needs to generate energy and the elimination of carbon dioxide, a waste product of metabolism। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऑक्सीजन को इनटेक करता है, उससे एनर्जी जनरेट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। और इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, देखिए मेटाबॉलिज्म वो सारी केमिकल रिएक्शंस है जो हमारे बॉडी में होती है, विच आर एसेंशियल, वो सारी ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस। जैसे हमने खाना खाया, तो जब हम खाना खाएंगे तो खाने से हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है। तो ये सारे जो एसेंशियल प्रोसेस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन सब को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से मेटाबॉलिज्म चलता है। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो पॉसिबल नहीं है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। तो सारे ऑर्गन्स इस सिस्टम में, वो सारे ऑर्गन हैं जिससे ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिलीवरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल पार्टिकल्स एंड स्पीच प्रोडक्शन। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स जो ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। टुगेदर दीज पार्ट्स मेंटेन द एसेंशियल बैलेंस ऑफ गैसेस क्रूशियल फॉर लाइफ, एनेबल अस टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड। तो इससे हमारी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जिससे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसकी। और उसके बाद इसमें जो आपका जो वोकल्स वाला है, जो कम्युनिकेट, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, वो वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं जिससे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गन्स देखते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहला है द नोज़ एंड द नेज़ल कैविटी, एयर्स फर्स्ट स्टॉप। ठीक है, नोज़ एंड नेज़ल कैविटी देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन, द नोज़ सर्व एज द मेन एंट्री पॉइंट फॉर एयर। तो एयर के लिए जो मेन एंट्री पॉइंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो जहाँ से एंटर करती है, तो पहला हमारा ऑर्गन ही क्या है, नोज़ है, एंट्री पॉइंट है। वार्मिंग, मॉइस्चनिंग एंड फिल्टरिंग इट बिफोर इट रीचेस द लंग। तो वो जो हवा जो हम लोग इनटेक करेंगे, जो एयर को हम लोग इनटेक करेंगे, उसको गर्म करता है, मॉइस्चर्स करता है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी, मतलब थोड़ा नम करता है, नमी लाता है। एंड फिल्टर इट बिफोर इट रीचेस द लंग। और ये पहले ही स्टेज, मतलब हमारा जो नोज़ है उस एयर को फिल्टर भी कर लेता है। हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं, आपको पता होगा। वो हेयर्स का एक फंक्शन है, उसका फंक्शन यही है कि जो एयर जाएगी उसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, तो वो वहीं स्टक हो जाते हैं और जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है। नेज़ल कैविटी इज़ द हॉलो स्पेस विद इन द नोज़ एंड द स्कल दैट इज़। ठीक है, तो हम लोग का जो स्कल में जो ये जो गैप रहता है, जहाँ पे कैविटी का मतलब होता है स्पेस, तो वो जो गैप है, जो नोज़ के अंदर जो गैप है, जो स्पेस है, उसको हम लोग नेज़ल कैविटी बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में दिखा रहा है नोज़, नोज़ आपको पता है उसके अंदर जो नेज़ल कैविटी है, मतलब जो स्पेस है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटेक्टिव फीचर्स। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स ट्रैप्स डस्ट, पॉलन एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब आपके वो जो जर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आप इसमें देख लें डायग्राम में। तो उसका क्या फंक्शन होता है, वही जो डस्ट है, पॉलन और जो आपके कुछ माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोब्स, मतलब जो इंसेक्ट्स हो गए, आपके जो जर्म्स हैं, तो उनको ये वहीं पे ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। सीलिया आर टाइनी हेयर्स दैट मूव म्यूकस and trapped particles out of the nasal passage or into the throat to be swallowed, clearing the airway। तो ये सब आप ये देख लीजिए, इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये उस पैसेज को क्लियर करता है। अगर इन केस कोई इम्प्योरिटी है एयर में जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, तो उसको फ़िल्टर करता है, उसको साफ़ करता है, ताकि वो सफाई से लंग्स तक जा सके और उससे कोई इन्फेक्शन ना हमें हो। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में अगर आपकी कुछ इम्प्योरिटीज़ और कुछ ऐसे
इन्फेक्शियस एयर अगर जाएगी तो अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे प्रिवेंशन का काम हमारा पहले फर्स्ट स्टेज में हो जाता है द नोज़ एंड नेज़ल कैविटी में। तो सेकंड हमारा ऑर्गन है फेरिंग्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये थ्रोट वाला जो एरिया है, गले वाला अंदर का, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो गेटवे फॉर एयर एंड फूड, तो फूड के लिए और एयर के लिए यही गेटवे है, यहीं से आपका एयर हो चाहे फूड हो यहीं से होके जाता है। तो इसका फंक्शन देखते हैं। फेरिंग्स कनेक्ट्स नोज एंड माउथ टू द लैरिंग्स एंड ऑसोफेगस। डायग्राम में आप देख लीजिए फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स है और वही वो जो फूड पाइप होता है उसको हम लोग ऑसोफेगस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक आपका जंक्शन है, कनेक्ट करता है हमारे नेज़ल कैविटी को लैरिंग्स और ऑसोफेगस से कनेक्ट करने का काम फेरिंग्स का है। सर्विंग डुअल रोल फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्योंकि ये एयर का भी पैसेज है, एयर भी इससे होकर जाती है लंग्स की तरफ, और ये फूड पाइप जो जिसको हम लोग ऑसोफेगस बोलते हैं, ये दोनों का काम करता है, यहाँ से फूड भी आपका जाता है, ठीक है। तो इसका डुअल रोल होता है। इट एक्ट्स एज अ शेयर्ड पैसेज वे फॉर एयर ट्रैवलिंग टू द लंग्स एंड फूड ट्रैवलिंग टू द स्टमक, मेकिंग इट अ एनाटॉमिकल क्रॉसरोड्स, ठीक है। अब फेरिंग्स भी तीन, उसके भी सब डिवीजन है, फेरिंग्स के भी तीन डिवीजन है। तो आइए पहला देखते हैं, नेज़ोफेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द नेज़ल कैविटी, इंपॉर्टेंट फॉर एयर पैसेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम इनिशियल फेरिंग्स का इनिशियल जो प्लेस है उसको नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं। सेकेंड आपका ओरोफेरिंग्स, पोजीशन बिहाइंड द माउथ, यूज्ड बाय एयर एंड फूड। तो पैसेज वे है एयर और फूड के लिए, वो तो पता हम लोग को, ठीक है। इसका लोकेशन देख लीजिए कि ये कहाँ होती है, बिहाइंड द माउथ, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। फिर थर्ड आपका लैरिंगोफेरिंग्स, लीड्स डायरेक्टली टू द लैरिंग्स, रूटिंग एयर टू लंग्स। तो ये जो आपका लैरिंगोफेरिंग्स है ये डायरेक्ट आपका लैरिंग्स से होते हुए आपकी लंग्स की तरफ एयर को लेके जाता है। और फिर थर्ड है आपका द लैरिंग्स। डायग्राम में आप देख लीजिए, सबसे पहले नेज़ल कैविटी थी, फिर फेरिंग्स था, अब ये थर्ड है लैरिंग्स। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो हम लोग वॉइस जो हमारी निकलती है वो इसी पार्ट से होती है। आइए देखते हैं, साउंड प्रोडक्शन इसका फंक्शन हो गया। द लैरिंग्स हाउस द वोकल कॉर्ड्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती है, विच वाइब्रेट एज एयर पासिस थ्रू टू प्रोड्यूस साउंड। तो इसी से साउंड का प्रोडक्शन होता है। अनेबलिंग स्पीच एंड वोकलाइजेशन, जिससे हम लोग बोल पाते हैं और साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसका सेकेंड आपका जो फंक्शन है वो है एयरवे प्रोटेक्शन। द एपिग्लॉटस, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज इन द लैरिंग्स। तो एपिग्लॉटस एक आपका कार्टिलेज, अब कार्टिलेज क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्केलेटन सिस्टम में। कार्टिलेज एक सेमी सॉलिड टाइप की बोन है, थोड़ा सी मस्कुलर बोन है, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। क्लोजेस ओवर द ट्रेचिया ड्यूरिंग सॉल्विंग टू प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, दस प्रिवेंटिंग चोकिंग। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब जैसे बड़े बोलते हैं, और यही तरीका होता है कि जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एयर का सांस भी का भी वही सेम पैसेज है और खाने का भी वही सेम पैसेज है। तो कुछ मिसहैपनिंग्स होती है, ऐसे भी वहाँ कंडीशन बन जाते हैं कि जो एयरवे है वो खाने से कभी कभी चोक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए डायग्राम जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें एपिग्लॉटिस जो आपका कार्टिलेज है वो बना हुआ है। तो इसका फंक्शन आप समझ लीजिए, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम चोकिंग। तो गला आपका चोक ना हो जाए, क्योंकि एक बार में एक ही चीज़ जा सकती है। अगर आप खाने को स्वॉलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, तो उतने समय आप सांस नहीं ले सकते उतने समय, उस समय तक। तो जो सांस का जो पैसेज है उसको कौन ब्लॉक कर देता है, एपिग्लॉटिस, ताकि वो दोनों चीज़ एक बार में नहीं पॉसिबल है। तो ये चोक से प्रिवेंट करने के लिए हमारा एपिग्लॉटिस जो कहाँ पे होता है, लैरिंग्स में, तो ये इसका फंक्शन है। अब इसके बाद आ जाता है द ट्रेचिया, द एयरवेज मेन पैसेज। तो मेन पैसेज इसको बोला जाता है एयरवे का। अब देखिए इसका आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए। द ट्रेचिया और विंड पाइप, इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं या ट्रेचिया बोलते हैं, is about 10 to 12 centimeter long in adults and is supported by C-shaped cartilage rings that keep it open for air flow। तो आप डायग्राम जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम उस पर आप रिंग्स देख लीजिए, ये कार्टिलेज रिंग्स हैं। तो इससे वो क्या रहता है, जो जो ट्रेचिया है वो ओपन रहता है,
ठीक है, वो उसमें वो कहीं क्लोज ना हो जाए, इसलिए उसमें कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई है जिससे वो हमेशा ओपन रहता है। Its lining contain mucus and cilia that trap and move dust and particles upward, helping keep the airway clean। तो देखिए ये म्यूकस आपकी मेम्ब्रेन है, थोड़ी सी आपकी, उसको हम लोग कैसे बताएंगे, जैसे चिपचिपी मेम्ब्रेन है जो डस्ट को अपने तरफ खींच लेती है, चिपका लेती है, और सीलिया वो छोटे हेयर्स होते हैं, उनका भी यही काम है, जो डस्ट और कुछ अगर आपके माइक्रोब्स एंटर कर गए हैं, तो अगर इन केस नोज़ से एंट्री हो गई किसी डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोब्स कुछ भी, तो फिर आपका ट्रेचिया है जो वहाँ पे उनको रोक लेगा, प्रिवेंट कर लेगा अंदर आगे एंटर करने से। अब तो उसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इट चैनल्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द लैरिंग्स डाउन टू द ब्रोंकाई, ensuring स्मूथ एंड प्रोटेक्टेड पैसेज टू द लंग्स। तो ये आपका लैरिंग से लेके उसके बाद ट्रेचिया से होते हुए एयर किसको पास कर देता है, ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई आगे लंग्स को पास कर देता है। आप डायग्राम में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या सीक्वेंस है, कैसे कैसे पार्ट स्टार्टिंग से हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इट्स म्यूकस एंड सीलिया ऑल्सो प्लेज अ डिफेंसिव रोल बाय रिमूविंग डर्बिस एंड पैथोजेंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और सीलिया होती हैं जो छोटे हेयर लाइन्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, अगर इनकेस कोई डर्बिस या पैथोजेंस, वही है ना, ऐसे कुछ चीज़ों की अगर एंट्री हो जाती है इनकेस, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका वही ट्रेचिया, तो ये यहाँ पे उसको रोक के आगे जाने से प्रिवेंशन कर देता है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रोंकाई, एयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द लंग्स। तो ये जो एयर का पैसेज है जो हम लोग स्टार्ट किए नोज से होते हुए जा रहा है, हमने अलग अलग पार्ट देखे, तो अब हम लोग ट्रेचिया के बाद आ गए ब्रोंकाई पे। तो अब देखिए ये ब्रोंकाई क्या है देख लेते हैं। राइट ब्रोंकस, तो ये दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो शॉर्टर एंड वाइडर, इट डायरेक्ट्स एयर टू द राइट लंग। तो आपको जो राइट ब्रोंकाई है वो राइट लंग में एयर को डायरेक्ट करता है, भेजता है। लेफ्ट ब्रोंकाई जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर और नैरोअर होता है। देखिए थोड़ा सा इसका डिफरेंस याद रखिएगा, राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इट कैरीज एयर टू द लेफ्ट लंग, तो ये एयर को आगे लंग्स तक पहुंचाता है हमारा ब्रोंकाई। अब देखिए ब्रांचिंग, बोथ ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स दैट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट एयर। तो ये जो आपके ब्रोंकाई है लेफ्ट और राइट वाले, ये फिर आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ये फिर आगे आपके लंग्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर होता है उस प्रोसेस को ये फंक्शन करता है। और ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ब्रोंकियोल्स है, फाइन एयर पैसेजेस। तो अब हम लोग इसमें एंटर कर चुके हैं लंग्स में, तो आइए इसमें देखते हैं। ये होता है कि स्मॉल एयरवेज होता है। ब्रोंक्यूल्स आर टाइनी ब्रांचेस विदाउट कार्टिलेज सपोर्ट दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर इवनली इन द लंग्स। तो लंग्स में बराबर से एयर को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब देखिए ये जो ब्रोंक्यूल्स होता है, इस पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसको देखिए, एंड इन एल्वियोली। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्वियोली में। ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स इनटू क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोली वेयर गैसेज एक्सचेंज अकर। तो ये आपके लंग्स के अंदर का पार्ट है, छोटे जो जो छोटा पार्ट है उसको एल्वियोली बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोली में से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देखिए जो थर्ड पॉइंट लिखा है, ब्रोंक्यूल्स कंट्रोल एयर फ्लो रेजिस्टेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट द लंग्स टू ऑप्टिमाइज ब्रीदिंग एफिशिएंसी। तो ये जो रेगुलेशन है आपका, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो यही आपके ब्रोंक्यूल्स कंडक्ट कराता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है द लंग्स, ब्रीदिंग ऑर्गन्स। तो जो मेन ऑर्गन है हमारा, जो मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमारे लंग्स होते हैं। तो दो लंग्स होते हैं हमारे, राइट और लेफ्ट। तो राइट लंग comprised of three lobes, it is the larger and more spacious। तो राइट वाला जो हमारा होता है लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, इसमें स्पेस ज़्यादा होती है। जो हमारा लेफ्ट लंग है हैज़ 2 लोब्स, 2 उसमें कंपार्टमेंट या 2 लोब होते हैं, अकोमोडेटेड द हार्ट्स पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। तो जो हमारे जो हमारे लंग्स जो हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों लंग्स का साइज़ सेम नहीं होता है, लेफ़्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट है तो कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लंग होता है हमारा वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, उसमें सिर्फ 2 कंपार्टमेंट होते हैं। और ऑन द अदर हैंड
राइट वाले लंग में 3 कंपार्टमेंट होते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस होता है। अब इसका देख लेते हैं प्रोटेक्शन। द लंग्स आर सॉफ्ट इलास्टिक ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय रिब केज एंड कवर्ड बाय द प्लेउरल मेम्ब्रेन टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ये प्रोटेक्टेड किससे, हमारा रिब केज से। हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़े थे कि जो हमारे रिब्स होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये ऑर्गन हो गया आपका लंग्स जो प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो फ्रिक्शन को कम करती है, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो ब्रीथ करते समय हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो जो फ्रिक्शन होगी बोन्स से या इससे अदर ऑर्गन से, तो उसको रिड्यूस करता है। तो ये इसका प्रोटेक्शन हो गया। अब फंक्शंस देख लेते हैं। द लंग्स वार्म एयर टू मैच योर बॉडी योर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर्स इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल योर बॉडी नीड्स। तो ये एयर को वार्म करता है, उसका टेम्परेचर को और उसकी ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चराइज करता है, हमारे बॉडी की लेवल की मेंटेन करता है। और फिर सेकंड फंक्शन देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एयर। तो जो ब्लड में जो एयर से ऑक्सीजन का जो जाती है और उसके बाद ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो इसको भी हमारा लंग्स ही परफॉर्म करता है। थर्ड है हमारा डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं तो वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का जो काम है वो हमारे लंग्स ही करते हैं। लंग्स ही हैं जो एयर में से ऑक्सीजन को ले के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, सारे सेल्स तक पहुँचाते हैं। फोर्थ है रिमूव वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सहेलेशन में होता है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में से, नोज़ में से। तो ये भी प्रोसेस हमारे लंग्स का ही है। तो जो वेस्ट गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी रिमूव करने का, बॉडी में से लंग्स में से रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जो काम है, वो हमारा लंग्स ही परफॉर्म करता है। अब जो लास्ट ऑर्गन इन्वॉल्व है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है द डायफ्राम, ब्रीदिंग्स पावर मसल। तो देख लीजिए डायग्राम में दिखाया गया है कि कहाँ पे होता है। इट इज़ अ डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग द थोरिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमने आपको बताया कि कैविटी क्या होती है, जो स्पेस होती है उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरिक कैविटी को ये सेपरेट करता है, ये पार्टीशन है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो आपका एब्डोमिनल एरिया होता है पेट वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और उसके ऊपर वाला जो एरिया उसको हम लोग थोरिक कैविटी बोलते हैं। तो बीच में पार्टीशन हमारा ये डायफ्राम करता है। द डायफ्राम इज़ द प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में जो प्राइमरी मसल है, जो मेन मसल है जो इन्वॉल्व है ब्रीदिंग कराने के पीछे, वो हमारा डायफ्राम होती है। लोकेशन इसकी आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए इनहेलेशन के टाइम, इनहेलेशन मतलब जब हम लोग एयर को इनटेक करते हैं, जब एयर अंदर जाती है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है। इंक्रीजिंग चेस्ट कैविटी, जिससे चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, मतलब छाती जब फूलती है, जब हम लोग एयर इनटेक करते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड करता है। तो नीचे जो डायफ्राम मसल्स है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे चली जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग चेस्ट कैविटी वॉल्यूम एंड अलाउइंग लंग्स टू एक्सपैंड। अब एक्सहेलेशन में उल्टा होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखिए द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड। तो जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो डायफ्राम की जो मसल्स है ये रिलैक्स होती है, मतलब साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स बाय डिक्रीजिंग चेस्ट स्पेस। और चेस्ट स्पेस जब कम होता है, मतलब आप समझ रहे होंगे, सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो चेस्ट स्पेस कम हो जाता है। तो जो नीचे जो डायफ्राम मसल है वो रिलैक्स होती है और मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठती है। और एक टर्म और हमारा बच रहा है एल्वियोली, द साइड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे लंग्स के, अगर आप लंग्स के अंदर जूम करके आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिखेंगे, जो छोटा जो ऑर्गन दिखेगा उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। आइए देखते हैं। और यहाँ पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। हम लोग जब ब्रोंक्यूल्स पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि ब्रोंक्यूल्स फर्दर एल्वियोली में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर कर रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, एल्वियोली आर मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स विच विद वॉल्स ओनली 1 सेल थिक अनेबलिंग एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, ढेर सारे मिलियन सैक्स है छोटे छोटे, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस यहीं पे होता है। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका फंक्शन है।
ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोली इनटू सराउंडिंग कैपिलरीज वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट टू बी एक्सहेल्ड। तो ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ हो जाता है, जो फिर एक्सहेल्ड हो जाता है, निकाल दिया जाता है। अब देखिए सराउंडिंग कैपिलरीज क्या है। रिच नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स क्लोजली एनवलप एल्वोली टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजन अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो ये ढेर सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, टाइनी कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, जिससे आपका जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है और सर्कुलेट होता है हमारे पूरे बॉडी में। और यही जो एल्वियोली है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल के एक्सहेल करा देती है। तो जो हमारा जो मैकेनिज़्म है, जो हमारे लंग्स के अंदर काम करता है, जो वो पूरा एल्वियोली हैं छोटी छोटी, जो आपका पूरा लंग्स बनाती हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो फंक्शन है वो ये एल्वियोली ही परफॉर्म करती हैं। और तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा है, और वीडियो पूरी आपकी प्रिसाइसली सिलेबस पे बनी है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है। जितना भी है इसमें कंटेंट पूरा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करिएगा, वीडियो में बने रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें जब आपको एग्ज़ाम देने से पहले जब रिवीजन करना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है ब्रीदिंग का, उसको समझते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो वो पूरा प्रोसेस जिसमें एयर अंदर जा रही है लंग्स के, फिर बाहर आ रही है, इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय द ब्रेन स्टेम। और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोनॉमस है, अपने आप काम करता है, ब्रेन स्टेम कंडक्ट कराती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे कि सांस नहीं ले रहे, वो सांस हम लोग अपने आप लेते रहते हैं, ये ऑटोनॉमस फंक्शन है ब्रेन का। इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, हम लोग ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया। जब हम एयर इनटेक करते हैं तो इनहेलेशन है, इंस्पायरेशन बोलते हैं, और एक्सपायरेशन वही एक्सहेलेशन। ड्रिवन बाय द प्रेशर चेंजेस इन द थॉरैक कैविटी कॉज बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो प्रेशर से जनरेट होती है थॉरैक कैविटी, हमारी वही कैविटी है, वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा लंग सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। इज़ हाउ सेल्स हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी को निकालना, हार्वेस्ट करना, प्रोड्यूस करना, कन्वर्ट करना, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम होता है। मेनली ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये करेंसी होती है एनर्जी की। तो वो जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उससे एटीपी प्रोड्यूस की जाती है जो एनर्जी है। ठीक है, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स गैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इस प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज़ में। सप्लाइंग ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है हमारे पूरे बॉडी में, पूरे सेल्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट मेंटेन रहता है, बढ़ता है, स्मूथ रहता है। एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, और जो वेस्ट गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिमूवल जो होता है वो भी हमारा पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आता है। आइए एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको देखते हैं। इट इज़ द फॉर्मल टर्म फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज को जो हम लोग एक फॉर्मल टर्म दिए हुए हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स बोथ द बल्क फ्लो ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो जो एयर हमारे अंदर जाती है लंग्स में, वो बाहर आती है, उसी को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसके बाद ब्लड से निकाल के लंग्स वापस एक्सहेल कर देता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। काफ़ी सिमिलर टर्म है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड्स टू मेन फेसेस, दो मेन फेजेस होते हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनहेलेशन, जिसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। फिर सेकेंड आपका एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन, एक्सपेलिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज़ ऑटोमेटिक, ये ऑटोनॉमस प्रोसेस है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होता रहता है। कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस है,
खुद से हम लोग सांस, ऐसा नहीं है कि हम लोग ध्यान नहीं, अगर हम सो गए तो ऐसा नहीं कि सांस हम नहीं लेंगे, सांस ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन चलता रहता है। एंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर चेंजेस इन द थोरैक कैविटी। तो जो जो हमारा थोरैक कैविटी हमने ऑलरेडी आपको बताया, वो कैविटी मतलब स्पेस, तो जहाँ पे हमारा लंग सिचुएटेड उसको हम लोग थोरैक कैविटी कहते हैं। तो वहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, तो उससे आपका ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम लोग इसको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखे थे। अब इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेसेस। तो एरोबिक वो वाला आपका रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन या एयर का सप्लाई होता है। उसका अपोजिट अगर एब्सेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन तो उसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं। इन लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। चलिए इसको देखते हैं। सेल्यूलर या मतलब टिश्यू रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें से जो एनर्जी को निकालने वाला जो काम है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। प्राइमरली ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हम लोग पढ़े हैं अभी कि एटीपी में कन्वर्ट करता है। द सेल्स एनर्जी करेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग, ये सब आपका वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एटीपी को हम लोग सेल्स एनर्जी करेंसी बोलते हैं, याद रखना है। इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स बट इज स्पेशली एलेबोरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स टाइप ऑफ सेल होते हैं जो डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, द पावर हाउस होता है। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग द पावर हाउस के नाम से जानते हैं, जो एनर्जी को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। टिश्यू रेस्पिरेशन ऑल्सो रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी रिफ़र कर रहे हैं, वही हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है। सप्लाइंग ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट। तो काफ़ी ये कॉमन हो गया आप लोग के लिए, काफ़ी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सिमिलर मीनिंग है, काफ़ी सिमिलर डेफिनेशंस हैं। उसके बाद एक सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा और इससे रिलेटेड आएगा तो आप इसको मेंशन कर देंगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। और बाकी आपसे और भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आइए इक्वेशन समझ लेते हैं। तो देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और हमारे ये दो रिएक्टेंट हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और देखिए प्रोडक्ट्स हमारे क्या, तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये आपका रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो एनर्जी जिससे रिलीज़ होती है उसका ये केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द एल्वियोली। तो देखिए द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द एल्वियोली इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द एयर इन द एल्वियोली एंड द ब्लड इन द सराउंडिंग कैपिलरीज। आप डायग्राम में देख लीजिए, एल्वियोली जो ब्लू कलर से बना हुआ है और उसके बगल से ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं। कैपिलरीज छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, माइन्यूट ब्लड वेसल्स। तो इनके बीच में आप देखिए गैसेस का कैसे एक्सचेंज हो रहा है। जो एल्वियोली है वो ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन दे रहा है, जो ब्लड कैपिलरी है वो एल्वियोली को कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। तो ये हो रहा है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए आगे पढ़ लेते हैं। इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स टाइनी। तो देखिए एल्वियोली का आपको बता रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। तो इनको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और फिर ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एल्वियोलस है तो वो किससे सराउंडेड है, पल्मोनरी कैपिलरीज से। ठीक है, कैपिलरीज आपको बता दिए वही ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी ब्लड वेसल्स। ठीक है, द एल्वियोलर एंड कैपिलरी वॉल्स फॉर्म अ वेरी थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो छोटी सी मेम्ब्रेन से होता है, बहुत थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। अब ये देख लीजिए 0.5 माइक्रोमीटर्स की, ये बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है। टू फैसिलिटेट एक्सचेंज गैसेज एक्सचेंज। तो ये छोटी जो मेम्ब्रेन है इन दोनों की, आपके कैपिलरीज और एल्वियोली के बीच में, तो इसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर होता है। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका ऑक्सीजन डेप्थ। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशंस अकर ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। तो देखिए अगर आप कुछ इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जैसे रनिंग होती है, कोई जैसे फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप हाँफ जाते हैं, तो होता क्या है, वो जो हपाई और जो थकान होती है वो इसलिए होती है
क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उतने समय हम लोग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नीडेड आफ्टर द इंटेंस, तो उसके बाद जो इंटेंस ट्रेनिंग या एक्टिविटी के बाद जो हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या टर्म दिए हैं, ऑक्सीजन डेथ। और फिर सेकेंड है आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो जैसा हमने बताया, अगर कोई कुछ ऐसी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उतने समय हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी में रेस्पिरेशन होता है। तो ऐसे समय पे कॉजिंग मसल फटीग एंड सोरनेस, तो काफ़ी थकान और दर्द जो होने लगता है हम लोग को, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ की जो मसल है वो थक जाती है, दर्द देती है, हमें थकान फील होती है। तो इसको हम लोग टर्म दिए हैं लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। और फिर थर्ड है हमारा सेकेंड विंड, अ सडन बूस्ट इन एनर्जी एंड रिड्यूस्ड फटीग एक्सपीरियंस्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये कुछ ऐसे जैसे जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, तो उन लोग काफ़ी थकने के बाद भी, जैसे अगर आप उनको देखेंगे जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, जो 1600 मीटर, 800 मीटर या लंबी मैराथन भागते हैं, 5 किलोमीटर भागते हैं, ऐसे जो लंबे रनर होते हैं, तो उन लोग एंड में, क्योंकि उन लोग जबकि थके रहते हैं दौड़ के, उसके बाद भी एंड में उन लोग एक एक्स्ट्रा जो ताकत लगाते हैं, तो उसी को टर्म दिया गया है सेकेंड विन। तो ये जो अचानक से थकान में भी जो एक सडन बूस्ट इन एनर्जी आती है, जिससे थकान भी आपका कम हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो इसी को हम लोग ने टर्म दिया है सेकेंड विंड। फोर्थ है आपका ब्रीदिंग रेट, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। रेट आपको पता है, जब हम टाइम से रिलेट करते हैं चीज़ों को तो रेट हो जाता है। इज़ द नंबर ऑफ ब्रेथ्स अ पर्सन टेक्स इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। और अ ब्रेथ इज काउंटेड एज 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। तो एक बार जब आप सांस अंदर लेंगे फिर वही सांस आप बाहर निकाल देंगे, तो उसको हम लोग एक ब्रेथ काउंट करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं ब्रीदिंग रेट्स अक्रॉस एज ग्रुप्स। तो देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप होता है, डिफरेंट बॉडी साइज सबका होता है, तो सब में जो ब्रीदिंग रेट है वो सेम नहीं होता, सब में अलग अलग होता है, वैरी करता है। तो देख लीजिए, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनका नॉर्मल ब्रेथ रेट 30 से 60 होता है। देखिए, पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेंगे। न्यू बॉर्न्स हो गए, आपके इन्फेंट्स हो गए जो 6 से 12 महीने के हैं, फिर टॉडलर्स 1 से, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, चिल्ड्रन जो होते हैं 4 से 12 साल के, 18 से 30 बार उन लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। टीनेजर्स हो गए तो लोग 12 से 20 बार सांस लेते हैं पर मिनट। तो आप देख लीजिए, फिर एक नॉर्मल रेट हो गया है चिल्ड्रंस, टीनेजर्स, एडल्ट्स का लगभग वही है, 12 से 20। तो ये आपका जो रेट है, मतलब इतनी बार ब्रेथ या सांस ली जाती है पर मिनट, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सब भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम एयर लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ फुल डीप इनहेलेशन। आप खींच के सांस लीजिए जितना आप ले सकते हैं, तो उसके बाद आपका लंग्स जितना भी मैक्सिमम एयर कैपेसिटी को होल्ड कर पाएगा, उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑल एयर वॉल्यूम्स ड्यूरिंग रेगुलर एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। जैसे आप जो ज़ोर से हम लोग सांस खींचते हैं, चेस्ट को वाइड करते हैं, जब पूरा जितना हमारा लिमिट है, तो जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा लंग होल्ड करेगा, उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और फिर सेकेंड आपका वाइटल लंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम एयर वॉल्यूम एक्सहेल्ड आफ्टर द डीपेस्ट ब्रेथ। तो आपने जितना भी खींच सकते थे आपने सांस ले ली, उसके बाद आप कितना रिलीज कर रहे हैं, द मैक्सिमम एयर वॉल्यूम एक्सहेल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल लंग कैपेसिटी। द लार्जेस्ट वॉलेंट्री एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ लंग्स। तो जो हम लोग वॉलेंट्री मतलब जो हम लोग खुद से करते हैं, देखिए एक नॉर्मल ब्रेथ रेट होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा, वो अपने आप चलता है, लेकिन वॉलेंट्री अगर हम लोग ज़्यादा एयर को खींच ले अंदर फिर एक्सहेल करें ज़्यादा, तो उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। तो ये आपका वाइटल लंग कैपेसिटी हो गया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आइए इसको देखते हैं। तो पहला आपका टाइडल वॉल्यूम, एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग।
तो टाइडल वॉल्यूम हमारा क्या कहलाता है, जो नॉर्मल हम लोग जब सांस लेते हैं, जो ऑटोनॉमस अपने आप हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल आपका एयर इनहेल हो रही है और जो एयर एक्सहेल हो रही है नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग में, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल रेगुलर ब्रेथ। जो रेगुलर ब्रेथ है हमारी, मतलब उसमें हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिक जो होती है, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर सेकेंड आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए, एक्स्ट्रा एयर फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल ब्रेथ इन। तो जितनी हम सांस लेते हैं उतनी हमने सांस ली, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्सफुली हमने और एयर को इनहेल कर लिया, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम बियॉन्ड रेगुलर इनहेलेशन, जितना हम इनहेल करते हैं रेगुलर ऑटोमेटिक वाला ऑटोनॉमस वाला जो है, तो उससे जब बियॉन्ड हम एक्स्ट्रा फोर्सफुली इनहेल कर लेंगे तो उससे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टर्म देते हैं। और फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्स्ट्रा एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल ब्रेथ आउट। तो आप सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली आप जितना रिलीज़ करेंगे, अगर आप उसके बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करके और एयर को आप अगर एक्सहेल कर दें, तो उससे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम बियॉन्ड रेगुलर एक्सहेलेशन, तो जो रेगुलर एक्सहेलेशन है उसके बियॉन्ड हम जब फोर्सफुली और एयर को एक्सहेल कर देते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टर्म देते हैं। अब एक और लास्ट टर्म बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, तो जो कुछ एयर जो लंग्स में रह जाती है, आप चाहे जितना एक्सहेल कर लें उसके बाद भी आप पूरी एयर नहीं निकाल सकते हैं लंग्स से, तो जितनी बची रहती है एयर लंग्स में पूरा मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद भी, तो उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। आइए देखते हैं इसको। रेसिडुअल वॉल्यूम इज द एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल मैक्सिमम एक्सहेलेशन। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, देयर दिस एयर कैन नॉट बी वॉलेंटरी एक्सपेल्ड एंड कीप्स द लंग इन्फ्लेटेड टू प्रिवेंट कोलैप्स। तो ये कुछ एयर है जो आप चाहे जितना फोर्स लगा लें, जितना ट्राई कर लें, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वही एयर है जो शेप दी रहती है, फुलाई रहती है लंग्स को, नहीं तो लंग्स हमारे कोलैप्स हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, चिपट जाएंगे। ठीक है, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस लंग फंक्शन। तो इससे ये रहता है कि लंग आपका हमेशा फंक्शन में रहेगा, आप चाहे जितना फोर्स लगा के आप एक्सहेल कर लें। अंडरस्टैंडिंग रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ एसेंशियल फॉर असेसिंग लंग हेल्थ एंड कैपेसिटी। तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, मतलब जो एयर हमेशा प्रेजेंट रहती है हमारे लंग्स में, वो लंग्स के हेल्थ के लिए और कैपेसिटी के लिए बहुत एसेंशियल है, एज इट मेंटेन्स लंग स्ट्रक्चर एंड एड्स इन इफेक्टिव गैस एक्सचेंज। तो इस रेसिडुअल वॉल्यूम से जो हमारा लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और उसके बाद एंड एड्स इन इफेक्टिव गैस एक्सचेंज, और इफेक्टिवली तरीके से जो गैस का एक्सचेंज लंग्स के अंदर जो होता है वो परफॉर्म हो पाता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल्स। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग साइकिल्स के समय जो हमारा गैसेस के एक्सचेंजेस होते हैं तो वो सही से परफॉर्म हो पाते हैं। तो ये हमारा आखिरी सब टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग फिज़िकल एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इससे कि क्या इम्पैक्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आइए देखते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड लंग कैपेसिटी। तो हमारी लंग की कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एयर योर लंग्स कैन होल्ड, एनहेंसिंग ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो हमारे लंग की जो कैपेसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, ये पहला हो गया। दूसरा है स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल्स। तो हमें पता है हमारे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है, जो हमको रेस्पिरेशन में मदद करती है, तो उसमें स्ट्रेंथ आता है। देखिए, मसल्स एक्सरसाइज करने से मसल्स में स्ट्रेंथ गेन होता है, हम लोग मस्कुलर सिस्टम में पढ़े थे। आइए इसको पढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग एंड स्विमिंग स्ट्रेंथन द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स मेकिंग ब्रीदिंग मोर एफिशिएंट। तो इससे हमारी जो रेस्पिरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है, जो कंडक्ट कराती है रेस्पिरेशन को, तो वो मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रांग होती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, बेटर ऑक्सीजन एक्सचेंज। तो हमें पता है रेस्पिरेशन में होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक एक सेल्स तक पहुंचता है। तो इसको पढ़ते हैं। एक्सरसाइजेज इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ गैस exchange in the alveoli which helps the body use oxygen more effectively। तो
रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को और इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर पाती है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एनहांस सर्कुलेशन। तो जो हमारा जो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर जगह, और ऑक्सीजन आता कैसे है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट ब्लड फ्लो इसका जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, अलाउइंग ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड मोर एफिशिएंटली थ्रू आउट द बॉडी। तो इससे जो ऑक्सीजन है वो और बेहतर तरीके से हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है, सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इतना था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। इसके बाहर से कुछ आपका नहीं फंसेगा। अगर इतना टॉपिक आपके इतने कंटेंट आपका क्लियर है तो आपका ये चैप्टर तैयार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें। थैंक यू।